नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक उद्यमी से बात करते हैं जो कि इंजीनियर हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। उन्होंने 1989 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है। उसके बाद में जयपुर में जो बिरला की मैन्युफैक्चरिंग बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिसका ट्रेड नाम नेम एनबीसी बेयरिंग है, वहाँ पे वो कार्यरत रहे और उसके बाद के अंदर वो अब मैन्युफैक्चरिंग में है, बेयरिंग रेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक कंपनी चीन में भी स्थापित की है, एक चीनी पार्टनर्स के साथ में। तो आइए बातचीत का आरंभ शुरू करते हैं श्री पंकज गुप्ता के साथ में। पंकज, वेलकम टू बात 25। आपका नमस्कार बात। माधव सर। नमस्कार नमस्कार, हाउ यू? नाइस टॉकिंग टू यू। आई मीन व्हेन यू वर, जब आप चीन में थे तो कई बार आपसे संपर्क हुआ, फिर आपने कहा जब वापस आएंगे और तो तब बातचीत होगी। तो फिर अभी गेट टुगेदर में आपसे मुलाकात हुई। आप क्या कुछ कर रहे हैं? चीन में आपने फैक्ट्री लगाई है और वहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पहले भारत में जयपुर में भी आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ तो जी सर। आप अपनी जो भी ये जो यात्रा रही है इंजीनियरिंग करने के बाद में, फिर आपने जयपुर आए, बिरला जी की कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की। और एक बात बताता हूँ, मेरा ऐसा क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आप उसमें रहे हैं, तो अधिकतर लोगों को जयपुर में और राजस्थान में मालूम नहीं है कि नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जिसको एनबीसी के नाम से सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे कितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही प्रिसीजन कार्य होता है विभिन्न क्षेत्रों का। पीपल आर नॉट अवेयर। तो आपके माध्यम से आप फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फिर चीन में आपने कैसे व्यापार शुरू किया? आपने भारत में कैसे व्यापार शुरू किया? एक इंजीनियर के लिए व्यापार करना कितना आसान है? क्या फाइनेंस की आपको पहले से जानकारी थी? क्योंकि ये इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सिर्फ टेक्निकल मतलब एक्सपर्टीज नहीं, दूसरी भी चाहिए। तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके, तो आप खुद अपने शब्दों में बताएं। तो पंकज गुप्ता, आपका स्वागत है बात 25। जी बताइए। धन्यवाद माधव सर। मुझे ये मौका दिए और मेरे से बातचीत करने के लिए आपका मैं आभारी। मैं पंजाब में बिलोंग करता हूँ। अबोहर नाम है उसका, गंगानगर के पास। हम्म। 12वीं तक की स्कूलिंग और उस समय ये जो सीनियर सेकेंड उस तरह से प्रेप और कॉलेज में जी। होता था। तो 10वीं तक हमने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद हम्म। 11वीं 12वीं केवी कॉलेज से शिक्षा ली, अबोहर से। कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन हो रहा मेरा। हम्म। हाँ, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। मेरा हाँ, आप 1985 बोलिए। से जो है 1989 तक मेरा 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स था। और जी। जयपुर में मेरा आना एक तरह से एक एक लकी ही था कि मैंने जयपुर चूज किया। वेरी फ्रैंकली वो इसलिए चूज किया कि 85-89 में पंजाब में जो है मिलिटेंसी चरम सीमा पर थी। तो जी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नौकरी करनी है तो आपको पंजाब से बाहर जाना चाहिए। और जी। नौकरी के जो है बाहर मिलिटेंसी के चक्कर में उनके जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो हम्म। मेरे को जो है बाय चांस एनबीसी बेयरिंग्स, जो कि बिरला ग्रुप की कंपनी है, वहाँ से हम्म। मैंने अप्लाई किया जयपुर के लिए। तो मुझे उनका कॉल आया और
मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मेरी पहली इंटरव्यू में पहले ही दिन मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया, और 15 दिन ही मैंने जो है मार्च 1990 में मैंने एनबीसी को ज्वाइन किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मुझे मिला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरा कार्य था जो एक मेरा बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी। तो मुझे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस को इम्प्रूव करना, बॉल बेरिंग के जो है मेथड्स, हमारा एक मेथड डिपार्टमेंट कहलाया जाता था ये जी जो। हाँ, जी हाँ। और उस समय ये 1985 में ही अभी एनटीएन के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, और कोलैबोरेशन बहुत अर्ली स्टेज पे था, जी। जिसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी सारी टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में ट्रांसफर करनी थी। तो मुझे वो मौका मिला। तीसरा मौका मुझे मिला कि एनबीसी में उस समय जो है सारे जो जापानीज कार और स्कूटर मैन्युफैक्चरर जो हैं अभी अभी इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया था, और वो अपने कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज कर रहे थे। तो उसमें जी। हीरो होंडा, मारुति, काइनेटिक होंडा, टीवीएस सुजुकी, जो इस तरह के जो कस्टमर्स थे जो कि अभी भारतीय बेरिंग यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने एनबीसी को मौका दिया, और एनबीसी के जो बॉसेस थे उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं उनके लिए बेरिंग्स डेवलप करूं। तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया पूरा फुल फ्लेज फील्ड दिया गया कि आपको जो करना है डिजाइन से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा होता था, जिसमें कि मैं डिजाइन करता था, रॉ मटेरियल मंगवाता था, बेरिंग बनवाता था, सैंपल बनवाता था, सैंपल बनवा के मैं कस्टमर के पास जाके उनको जो है टेस्ट करवाता था, और फिर उनका ऑर्डर लेके आता था। यानी कि वो पूरा जो है एक सप्लाई जो चेन थी, जिसमें कि ऑर्डर लेके आने तक का जो है मेरे पास वो था जिम्मेवारी जो है सेल्स वालों के साथ मिलके वो मेरी जिम्मेवारी होती थी। तो इस तरह से ये जो है कार्य मेरा चलता गया, और मेरी ग्रोथ होती गई, लोगों को मेरा काम पसंद आता गया, और एनटीएन जापान जाने का मौका मिला, वहां से सीखने का मौका मिला, एनटीएन की टेक्नोलॉजी को यहाँ ट्रांसफर करने का मौका मिला। फिर जी। 18 साल मैंने आर&डी में काम करने के बाद 2008 में जो है मेरे को कंपनी के अध्यक्ष और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नियुक्त किया। उसमें जो है चाइना सोर्सिंग और नया जो है बिजनेस डेवलप करना, नए कोलैबोरेशंस करना, ये सारी जिम्मेवारी मेरी थी। 3.5 साल मैंने उसमें काम किया, और फिर मुझे हेड ऑफ सप्लाई चेन का 6 महीने का मौका मिला। इस दौरान मेरा 2000 से ही मेरा चाइना के प्रति बहुत बड़ा झुकाव हो चुका था, जिसमें कि मैं चाइना से अपने खाली समय में अपने घर पे बैठ के, या मैं इंटरनेट उस समय नया नया आया था, मैं चाइना के बारे में स्टडी करता रहता था कि वहां पे टेक्नोलॉजी कैसी है, वहां मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। और यानी ये आश्चर्य की बात लगेगी आपको कि मैं अपने खर्चे पे जब भी मेरा मन करता था मैं चाइना चला जाता था। मैंने वहां पे एक दोस्त बना लिया था, तो उसमें मैं जब भी मुझे मौका मिलता मैं छुट्टियां लेके अपने खर्चे पे ही चाइना जो है 1 हफ्ते के लिए जाके रुक के आता, वहां की टेक्नोलॉजी देखता, बेरिंग इंडस्ट्री को देखता। इस तरह से मेरा चाइना के मैं अपने पर्सनल अपने आप को डेवलप करने के लिए मैंने चाइना का रास्ता चुना। और यही मैंने चाइना का रास्ता, फिर मैंने जब कंपनी के अध्यक्ष के साथ मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना तो मैंने उनको सिखाया कि चाइना से अपन कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, कैसे अपन जो है चाइना के साथ मिलके अपन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से करते करते 2012 में मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल फ्लेज अपने खुद के बिजनेस में आ जाऊं। तो बेरिंग मेरा जो है 22 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने बेरिंग के ही कंपोनेंट्स को अपना माध्यम चुना। तो मैंने चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आया मैं 2012 में, चाइनीज मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लेके आया। उससे मैंने यहाँ पे बेरिंग के रिंग्स बनाने शुरू किए। कुछ समय तक एनबीसी के जो सिस्टर कंपनी है उसको सप्लाई की है। फिर मैंने धीरे धीरे एसकेएफ के साथ अप्रोच किया, फिर एसकेएफ को सप्लाई करने शुरू किए। इस दौरान जो है हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी कि ये सारी कंपनियां भी चाइना में जो है से सोर्सिंग करना शुरू कर चुकी थी। तो इनका यही शिकायत रहती थी कि आपका प्राइस जो है वो चाइना से ज्यादा है। हमारा प्राइस चाइना से इसलिए ज्यादा होता था कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया का यूज करते थे। इंडिया में जैसे ट्यूब्स हैं, स्टील बार है, ये चाइना के मुकाबले बहुत महंगा रहा है हमेशा से। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हमारी चाइना के बराबर होती थी, या क्योंकि मैं प्लांट एंड मशीनरी चाइना की यूज कर रहा था, प्रोडक्टिविटी मेरी चाइना के बराबर थी, उसके बावजूद मेरा प्राइस जो है वो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आपका प्राइस जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते।
इसका तोड़ निकालने के लिए मैंने एक बहुत ही एक जिसको बोलते हैं स्पेशल मैंने बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल मैंने चुना, जिसमें कि मैं ये डिसाइड किया कि क्यों ना किया जाए कि अपन चाइना से रॉ मटेरियल लेके आए और वैल्यू एडिशन अपन इंडिया में करें। तो उसमें मैंने जो है 2016 से ही मैंने ये जो है बिजनेस मॉडल शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जो है फिर दिक्कत आई, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एंटी डंपिंग लगा दी, कुछ जो है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैंने जो है चाइना का रॉ मटेरियल यूज करके और इंडिया का वैल्यू एडिशन करके मैंने प्राइसेस को चाइना के बराबर लेके आ गया। अब ये जो है मैंने जो प्रोसेस किया, तो इसका जो है एसकेएफ ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया और मुझे एक तरह से स्पेशल रिकॉग्निशन दी। इसमें एक और चैलेंज आने लग गया कि जो चाइना से मैं रॉ मटेरियल लेके आता था और वहां पे छोटा सा वैल्यू एडिशन करता था, तो चाइना के लिए वो बिजनेस बहुत ही छोटा होता था। जैसे मैंने अपने बिजनेस का एग्जांपल दूं कि हम ट्यूब वहां चाइना से खरीदते थे, और ट्यूब हम चाइना से खरीदते थे और उसको सिर्फ काटते थे, कटिंग करते थे, और बाकी जो वैल्यू एडिशन हम इंडिया में कर रहे थे। कटिंग का जैसे मान लीजिए 10 पैसे 15 पैसे का वैल्यू एडिशन उनका होता था चाइना वालों का। तो मुझे जो है ये चैलेंज आने लग गया कि जो वो कंपनीज जो हैं जो मेरे को कटिंग का माल सप्लाई कर रही थी, वो धीरे धीरे मेरे से कहने लग गई कि यार हम छोटे से काम के लिए हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। उसका तोड़ निकालने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी खुद की ही कंपनी एक चाइना में डाल दी जाए, जिसमें कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उसके लिए फिर मैंने जो है बैकवर्ड वर्किंग की, मैंने एक अपना चाइनीज पार्टनर ढूंढा उसमें जो है। लेकिन सबसे मजे की बात ये रही कि 15 दिन के अंदर अंदर उसमें मेरी कंपनी लाइव कर दी। एक दिन के अंदर अंदर मुझे बिजनेस लाइसेंस मिला वहां पे, और 15 दिन के अंदर अंदर प्लांट एंड मशीनरी में 6 पार्टिंग मशीन और 5 ग्राइंडिंग मशीन ये हमें हाथों हाथ मिल गई। एक जगह किराए पे मिल गई, जिसको कि मैं पिछले 27 जनवरी को मैं वहां जाके एक इनॉग्रेशन करके आया, और उसके बाद कुछ छुट्टियां आ गई हैं, तो अब जो है वो हमारा प्लांट जो है वो चालू हो गया है। इसी तरह से जो है एक अपने छोटे से आइडिया को मैंने जो है कोशिश की है कि उसको बड़ा आइडिया बनाए। ये एक ऐसा आइडिया है जो कि मल्टीप्लाई फोल्ड में इसको अपन बढ़ाया जा सकता है, इसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। कुछ लोग करते ही आज के दिन में ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आज एप्पल को लोग मेक इन इंडिया कहते हैं, लेकिन वो सारा चीज खुद यहाँ थोड़ा करता है। वो रॉ मटेरियल जो है चाइना से ताइवान से लेके आता है और यहाँ सिर्फ असेंबली करता है। हमने भी एक तरह से वही बिजनेस मॉडल अपनाया है, जिसमें कि हम पार्शियल जो है वैल्यू एडिशन हम चाइना में कर रहे हैं और मेजर वैल्यू एडिशन हम जो है वो इंडिया में कर रहे हैं। उसमें ड्यूटी का भी इम्पैक्ट कम आ रहा है हमारे, और इस तरह से जो है हम जो है अपने कस्टमर को इंडिया में चाइना के प्राइस के ऊपर मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी। नहीं, बहुत ही रोचक बात बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। तो एक बात तो ये भी देखिए कि क्योंकि चाइना से जो रॉ मटेरियल सस्ता है वो विभिन्न कारणों से सस्ता है। उनके यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट, उनका टैक्स स्ट्रक्चर, उन्हीं की मनी की कॉस्ट, बहुत सारी बातें होंगी। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि चाइना में रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग भी सस्ती है, जैसे आप बता रहे हैं। और इसीलिए आपने ये निर्णय लिया कि एक यूनिट आपने चाइना में लगानी है। उसके लिए जैसा आपने बताया कि वहां पे आपने चाइनीज एक पार्टनर ढूंढा और उसके साथ में आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली। तो यानी कि आप अभी स्टील भी मंगा रहे हैं, उसको इंडिया में भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके साथ आप ये जो कंपोनेंट हैं जो कि आपको इंडिया में सप्लाई करने हैं वो चाइना में भी बना रहे हैं और चाइना से यहाँ ला करके अपने कस्टमर को दे रहे हैं। यही बिजनेस मॉडल है ना आपका? हाँ जी, उसके ऊपर मैं वैल्यू एडिशन इंडिया में कर रहा हूँ। अभी तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं सारा काम वहां नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं, मैं ठीक जो, बात। हाँ जी, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पार्ट प्रोसेसिंग वहां करते हैं, पार्ट प्रोसेसिंग आप पार्ट यहाँ प्रोसेस कर। मेजर प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे हाँ, एक बेरिंग को बनाने के लिए ये 5 प्रोसेस लगते हैं, तो एक प्रोसेस हम चाइना में कर रहे हैं और 4 प्रोसेसेस को हम इंडिया में कर रहे हैं। वेरी गुड। और फिर कोई बात है, जैसे अभी असेंबली की बात हुई, क्योंकि देखिए बहुत सारा मतलब मैं तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी और उसकी समझ की बात है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम दोनों इंजीनियर से, हमने फैक्ट्रियों में काम किया हुआ है। अच्छा, आप 89 में आए, मैं 1992 तक वहीं था, तो आपसे उस समय कई बार मुलाकात हो चुकी हाँ जी, हाँ है जी, ना? ये 3-4 साल हम उसी उसी विभाग में, हाँ जी, उसी विभाग में आपके मेथड डिपार्टमेंट में थे हमारा फर्स्ट और फ्लोर पे मशीन। डिपार्टमेंट था, आपका ग्राउंड फ्लोर पे थे, मुझे सब हाँ, याद है। हाँ, हाँ, हाँ।
तो इसका मतलब देखिए, असेंबली भी एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग का है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे कुछ विभिन्न कारणों से उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन ये सिर्फ समझने की बात है कि असेंबलिंग करनी है, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग का ही वो भी प्रोसेस एक है। प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। क्योंकि आप कंपोनेंट को जोड़ रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो शेल बनाने के अलावा वो सारे बॉट आउट कंपोनेंट ला करके जब कार बनाती हैं, तो बेसिकली इट इज, मोस्ट ऑफ इट इज असेंबलिंग। तो हाँ जी, हाँ असेंबली जी। भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। तो अच्छा, हम्म। आप ये बताइए कि आप चाइना में कितना जा चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं, और चाइना में आपको रहने में, वहाँ पे कार्य करने में किसी तरह की, मतलब आपको वहाँ हाउसिंग है, ट्रेवल है, इस फास्ट स्पीड ट्रेन्स हैं, उन सब के बारे में मैंने वहाँ का टोटल मैंने चाइना अनुभव है में ना? हर तरह का माहौल, हर तरह का शहर, हर तरह का गांव, हुँ, यानी कि इतना मैं शायद इंडिया में नहीं घुमा हूँगा जितना मैं चाइना में घूम लिया हूँ। मैं 49 बार चाइना जा चुका हूँ। हुँ, 2003 11 दिसंबर को मेरे आज वो दिन याद है अभी भी, जब मैं हुँ, पहली हुँ, बार चाइना में मैंने कदम रखा था अपने खुद के बल के दम पे। हुँ, हुँ, और उसमें 7 दिन में रह के आया था। मैं एक जी। वेजिटेरियन हूँ। मैं हाँ, ये बताइए, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं अ, और आपको चाय मतलब वेजिटेरियन भोजन वहाँ मिल गया आपको सभी जगह पे, कोई समस्या मैं नहीं हुई? मैनेज करना पड़ता है। मैं नहीं मिलता है तो देखिए, मैं सुबह का नाश्ता तो हर एक होटल में जैसे कॉन्टिनेंटल रहता है तो ब्रेड खा ली, फ्रूट्स खा लिए। जी, जी। और मैं वहाँ पे जो है, मेरे सब दोस्तों को मालूम है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हाँ, वो वेजिटेबल्स की सब्जी तड़का लगाना सीख गए हैं। अच्छा, वो दोनों टाइम पे चावल और वेजिटेबल्स बना के मुझे देते हैं, चाहे वो अ, खुद अपने घर से बना के लाएं, चाहे वो होटल में स्पेशल बनवाएं। तो इस तरह जी, से जो है, मेरा काम कभी नहीं रुका, ना ही किसी खाने की वजह से, ना ही वहाँ के ट्रैवलिंग की वजह से। हुँ, मेरा इतना वहाँ पे प्रेम है लोगों से कि मैं चाइना में जाता हूँ तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मुझे कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एयरपोर्ट से मेरे फ्रेंड लोग लेने आते हैं, और 7 दिन वो अपने घर भी नहीं जाते हैं, वो वहीं मेरे साथ होटल में सोते हैं, और मेरे साथ हमेशा गाड़ी रहती है, और मेरे को इंडिया वापस एयरपोर्ट पे छोड़ के उसके बाद ही वो लोग अपने घर जाते हैं। तो इस तरह के मैंने अपने रिलेशन बनाए हैं। बिजनेस मैंने बहुत बड़ा नहीं किया हो इन 49 विजिट्स में, लेकिन हुँ। मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने वहां पे रिलेशन बनाए हैं। आज के दिन ऐसा है कि मैंने एक मेरे हुंकार पे उन्होंने मेरे लिए फैक्ट्री खोल दी वहां पे। इससे बड़ा मेरे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। वेरी गुड। तो ये आप मुख्य बात जो आपने अभी बताई, उसी पे ध्यान देने की बात है कि आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग आपने किया, आपको चाइना के बारे में जिज्ञासा हुई, आपने 2003 में वहाँ खुद अपने खर्चे पे गए और आपने पहले उसका पूरा असेसमेंट कर लिया था, क्योंकि आपको एनईआई में जो आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने काम भी वही दिया था, प्रेसिडेंट हाँ साहब ने काम ही वही दिया था। जी। तो आपकी जिज्ञासा हुई चाइना के बारे में और उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली। तो आप चाइना में कितने शहर में जा चुके हैं और कौन-कौन से शहर में जा चुके हैं? वहाँ की जो मुख्य जो एक अनुभव हैं, पहले तो मतलब शहर के बारे में बताएँ, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उसमें आपने पार्टनर को कैसे तय किया और काम का माहौल कैसा है? कितने घंटे काम होता है? वगैरह-वगैरह ये सब। चाइना में मैं जो मेरा एक तरह से बेस सिटी है, हुँ, वो मेरा दो रहे हैं इस पूरे 20 साल में। एक पहले निंगबो था, हुँ, और उसके बाद कुछ सालों तक शिनचिंग रहा, शिनचांग। हुँ, शिनचांग एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, लेकिन हुँ, इतना प्यारी जगह है। वो बुद्ध की, उसको एक तरह से नगरी बोलते हैं हुँ, चाइना में। और वहां जाके उनके शहर के एंट्रेंस में जैसे गेट होते हैं, तो वहां पे हुँ, उनके शहर के एंट्रेंस में बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। वहां हुँ, जाते ही एकदम इतनी शांति मिलती है मुझे। और वो एक छोटा सा, जो एक पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। हुँ, और गांव क्या है, यानी कि वो अपने जयपुर से भी सुंदर, और जयपुर से भी जो है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस गांव में। हुँ, हुँ। और निंगबो तो एक मेन सिटी उनका है ही। मैं चाइना में तकरीबन 20 से 25 शहरों में जा चुका हूँ, और अच्छे टाइम के लिए जा चुका हूँ।
सिर्फ हाथ लगाने वाला नहीं, बीजिंग में जा चुका हूँ, जिनान है, वुशी है, सीशी है, युआओ है, और गुआंगझो है, और इसके अलावा जो है लियाओशिंग है, शैंडोंग प्रोविंस है, और सुजाऊ है, हुजाऊ है, सारे ऐसा शायद ही कोई बिजनेस सिटी होगा जिसमें मैं अभी नहीं गया हूँ। और ट्रेवल में इस समय जो है 2008 में हमने पहली बार जो है वहां पे हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया था। हाँ, आज मैं उसके जब बारे में भी जाता बताइए, हूँ, उसके बारे में बताइए आप। हाँ, उसमें 2008 में चाइना ने पहला जो है 1100 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रेन को ओपन किया था। 2008 नहीं, सॉरी, 2011 में। 2011 जी। में जो है बीजिंग से शंघाई के बीच का जो हाई स्पीड ट्रेन है, उसको हम्म। उन्होंने उस ट्रैक को ओपन किया था। हम्म। और मेरा सौभाग्य रहा था कि मैं 2011 या 2012 में ही मैंने उस ट्रैक पे जो है सफर किया था। 350 किलोमीटर की उनकी डिजाइन स्पीड है उस ट्रैक की, और 305 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अभी वो ट्रेन उनको जो है वो एवरेज स्पीड पे उसको चला रहे हैं। बीजिंग से शंघाई 4 घंटे और 11 मिनट में जो है वो ट्रेन जो है वो अपना सफर पूरा करती है, जिसमें तकरीबन 10 बीच में स्टेशन पे वो रुकती है, और हर एक 5 मिनट के बाद उसमें उस ट्रैक के ऊपर ट्रेन है। उसके बाद उनको ये मॉडल इतना पसंद आया हाई स्पीड ट्रेन का कि आज 1100 किलोमीटर जो उन्होंने 2011 में शुरू किया था, आज 45,000 किलोमीटर का जो है 350 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन का उनके पास ट्रैक जो है वो ऑपरेशनल है। और इसी तरह से उनके हाईवेज हैं, उनके हाईवेज जो हैं वो सारे के सारे जो है वो एंड टू एंड टाइप ऑफ हाईवेज हैं, जिसमें कि आप एक बार सड़क के ऊपर चढ़ जाओ तो आपको जो है एंड में जितने आपको किलोमीटर जाना है, आपको उसी एग्जिट के ऊपर ही आप निकल सकते हैं। और एवरेज जो है हम वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हम ट्रेवल करते हैं। जैसे मान लो 500 किलोमीटर कहीं जाना है तो 5 घंटे में हम अपना जो है शहर से निकल के दूसरे शहर में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। और हाई स्पीड ट्रेन का जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी 300 सवा 300 अभी 305 किलोमीटर जो है उन्होंने उसके ऊपर कैपिंग की हुई है, लेकिन उनकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर है, जो कि कुछ ट्रेन में वो 350 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते हैं। तो हाई स्पीड ट्रेन में यानी कि जिसको हिंदुस्तान में लाने की बात हो रही है, करीब 500 किलोमीटर चलेगी बम्बई से अहमदाबाद के बीच में। तो क्योंकि आपने हाई स्पीड ट्रेन में जो कि 300 किलोमीटर के आसपास चल रही है, आपने ही बताया। हाँ, 300 किलोमीटर तो जो है उनकी चलती है हाँ हाँ। नॉर्मल, और कुछ ट्रैक्स के ऊपर वो 350 किलोमीटर भी चला रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी ट्रायल बेसिस पे ही रखा अच्छा, हुआ तो है। मैगलेव ट्रेन में भी बैठे हैं आप? उसमें मैगलेव ट्रेन मैगलेव। बैठा हूँ। मैगलेव ट्रेन जो है अभी शंघाई एयरपोर्ट से सिटी तक जाती है, वो 21 किलोमीटर का है, वो 400 शायद 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो पकड़ती है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में जब ये मतलब क्या एडवांटेज क्या है, जैसे कि हम समझने वालों, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें चल रही है कि भाई हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन से क्या हो जाएगा, तो व्हाट आर द एडवांटेज जो आप समझते हैं कि भाई हाई स्पीड ट्रेन से क्या क्या, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया है और आप लंबे समय से हाई स्पीड चाइना ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप जो है आप अपना प्रोडक्टिव टाइम जो है वो आप अपने वैल्यू एडिशन में यूज करते हैं। आप अगर मान लीजिए आपको यहाँ से जयपुर से बॉम्बे जाना हो तो आज के दिन में 17 घंटे का ट्रेन का सफर है। आप जी 17 घंटे अगर आप अपने लगा देंगे और वही अगर आप 4 घंटे में उस शहर में पहुंच जाएंगे तो आप सेम डे आप अपना काम करके वापस आ सकते हैं। तो आप देखिए आपके कीमती समय की कितनी बचत होती है। चाइना में और जो बाकी विदेशों में समय को ही सबसे बड़ा कीमती गहना माना गया है कि अगर आप समय बचा लेते हो तो आपका इसका मतलब आप जो है उसमें बाकी का जो समय है आप उसमें अपना और प्रोडक्टिव टाइम जो है आप उसमें यूज कर सकते हो। यही सबसे बड़ी जो है उसका एडवांटेज है, और यही सबसे बड़ा जो है आपका एक तरह से धन है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी कि भाई टाइम इज द वैल्यू। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो यात्रा में कम समय व्यतीत करें, अपने काम में अब जो वैल्यू एडिशन है उनको करना है, अ, उसके अंदर ज्यादा अधिक वो समय और बिताएं। अधिक अपना समय बिताएं। हाँ जी। हाँ।
और सुगमता से हो, ये लंबे लंबे डिस्टेंस तो फिर आना जाना भी सुगम हो जाता है कि लंबे डिस्टेंस से जा रहे हैं हाँ, तो आप जो ये। है 17 घंटे का सफर करके जाएंगे, फिर आपको थकावट होगी, फिर आप जो है कुछ समय अपना आराम के लिए लगाएंगे। तो अगर आपको कोई ट्रेन से जाना हो, बॉम्बे में आपको एक मीटिंग अटेंड करके आनी हो और आपने किसी वजह से आप सिर्फ ट्रेन चूज करते हैं, तो इसका मतलब आपको 3 दिन आपको अगर अभी हमारे देश में लगेंगे। मैं अपने देश की नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसका एडवांटेज, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अगर जो है आज से 18 साल पहले, आज से 12 साल पहले चाइना में भी ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने जब 1100 किलोमीटर को ट्रायल किया, जब उनको उसकी समझ में आया कि इसका कितना एडवांटेज है, और आज सिर्फ 12 साल के अंदर अंदर वो 45,000 किलोमीटर के हाई स्पीड जो है वो ट्रैक के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वहां पे हर इंसान जो है वो यही कहता है कि आइए आपको हाई स्पीड पे लेके चलते हैं। वो कोई जो है प्लेन में बहुत कम लोग जो है, अगर इस तरह से जो है वो अपने खुद के साधन से बहुत कम लोग आजकल जाना पसंद करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में हर आदमी अपने प्राइवेट व्हीकल पे जाने के लिए मजबूर है, उसके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। और कम से कम हाई स्पीड ट्रेन के कारण, जैसा आपने बताया कि चाइना में 45,000 किलोमीटर के ट्रैक उन्होंने बिछा दिए हैं, तो उनके जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनका समय बच रहा है और वो अपने समय को प्रोडक्टिव यूज कर पा रहे हैं, हाँ, यात्राओं यही में उसको व्यर्थ नहीं कर पा रहे। मैं यही यही आप हाँ, यही कहना चाह रहा था मैं। यही यही वैल्यू एडिशन की बात है, और वैल्यू एडिशन ही व्यापार में होता है, जो आपने भी ढूंढा। तो अब कल्चर की बात करें जरा, चाइना और भारत की, तो वो आपको सहता ही लगा? आपको कोई एडजस्टमेंट करने में वहां पे? नहीं, मेरे को कोई एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आई। मेरे को सबसे बड़ा जो कल्चर का डिफरेंस जो अपने यहाँ पे और उनके यहाँ पे जो लगा, तो हम्म, वो ये मेरे को जो है समझ में आया कि उनके जो अ, हर एक उसके जितने भी लेवल हैं, हर एक लेवल हम्म, पे उसमें जो एंटरप्रेन्योर है, वो हम्म, खुद जो है वो इतना इंटेलिजेंट है और हर चीज में माहिर है कि हम्म, उसको उसके वर्कर्स जो लोग हैं वो उसमें उनको उनका काम की में कोई कमी नहीं छोड़ सकते। दूसरा जो है हम्म, वहाँ के जो कल्चर में ये है कि जो वर्कर्स हैं वो हम्म, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा जो अपने काम के प्रति जो है वो समर्पित हैं। तीसरा कल्चर डिफरेंस है कि हर आदमी में हुनर है। मैं आपको एक चीज छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैं, मेरे जी पास बताइए। मैकेनिकल मशीन्स हैं, मैं बेरिंग हम्म, के रिंग्स बनाता हूँ। तो हम्म, मेरी मशीन में कोई समस्या आ जाती है तो मुझे अलग अलग मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। मुझे इलेक्ट्रिकल का अलग बुलाना पड़ेगा, मुझे मैकेनिकल का अलग बनाना पड़ता है। इस तरह से जो है, लेकिन चाइना में जो है सपोर्ट एजेंसीज इतनी अच्छी हैं कि अगर मान लो आपकी मशीन खराब हुई है तो वहां पे उसी शहर में आपके आसपास उस मशीन को ठीक करने वाले और उसके हम्म, पार्ट्स देने वाले आपको 10 लोग मिल जाएंगे। मेरे आज भी मेरे पास चाइनीज मशीनरी है, मुझे उसके पार्ट्स अगर कोई खराब हो जाता है तो मुझे जो है आज भी चाइना से मंगवाना पड़ता है, बाई कोरियर, बाई एक्सप्रेस कोरियर। इसको आने में मुझे 7 दिन लगते हैं, मेरी मशीन 7 दिन बंद रहती है। तो जो ये एडवांटेजेस और ये जो कला है उनकी, कि वो हर चीज जो भी करते हैं वो उसको मल्टीप्लाई टाइम्स में करते हैं। अगर मेरे ऐसे ऐसे लोग मैंने पिछले 20 साल में देखे हैं जो जीरो से शुरू हुए हैं और आज जो है वो करोड़ों कंपोनेंट्स, करोड़ों, एक जो जिनकी मशीन मैं यूज कर रहा हूँ वो 2006 में उन्होंने पहली मशीन बनाई थी और हम्म, आज जो है 17 साल में वो कम से कम 40,000 मशीनें बना चुके हैं। बिल्कुल नौकरी छोड़ के वो जो है इस फील्ड में आए थे और उन्होंने 40,000 मशीनें जो हैं वो लोकल मार्केट में सप्लाई कर दी। तो इस तरह से जो हर हर फील्ड में, हर, चाहे मैकेनिकल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपका इवन जो है फूड इंडस्ट्री हो, वो जो भी हम्म, काम करते हैं वो मल्टीप्लाई टाइम्स में करते हैं। और कंपटीशन को ये नहीं मानते कि अगर यार मैंने जो है ये बना लिया तो मेरे बगल वाले ने उसको बना लिया, तो उसको सपोर्ट करते हैं। वो वहां पे मेरे को कंपटीशन या हीन भावना मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दी, जिसमें कि जो है आप जो है किसी से जल भून रहे हो, किसी से जेलसी कर रहे हो। हर इंसान अपने आप में मगन है और हर इंसान अपना खुद का काम करना जानता है, उसको पता है। मैं कई बार जो है मैं अपने
हिंदुस्तानी स्वभाव के हिसाब से अगर मैं कई बार अपने मन की बात कह देता हूँ कि यार मेरा तो जो है ऑर्डर उसने छीन लिया या मेरा ऑर्डर कम हो गया, ये क्या कर रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया मेरे को एक मेरे दोस्त ने एग्जांपल दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मेरी जी। बेरिंग इंडस्ट्री के लिए बोला था, उसने बोला कि पंकज ये बेरिंग इंडस्ट्री जो है ये समंदर है, इसमें से कोई एक लोटा निकाल लेगा या एक लोटा डाल देगा तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम अपने काम में मस्त रहो, अपना काम करो, और जो है अपने जो आपके तुम्हें जो है भगवान ने या तुम्हारे कस्टमर ने दिया है उसमें खुश रहो। ये मैंने मंत्र अपने जीवन में जो है इसको मैंने बांध लिया तो आपने अपने जो पार्टनर हैं चाइना में, है। जो कि आपके पार्टनर हैं, तो उनका उनसे कैसे मुलाकात हुई और वो सिलेक्शन आपने कैसे किया और कितने समय से ये पार्टनरशिप चल रही है? देखिए इसमें मेरा एक बहुत ही व्यक्तिगत, जिसको कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में, दुखद कहानी भी है, सुखद कहानियां भी हैं। 20 साल जी, 22 साल बहुत लंबा समय होता है। जी, जी, मेरे बिल्कुल, को एक बिल्कुल। मेरे छोटे भाई जैसा एक पार्टनर मिला था। हुँ, मेरे 12 साल हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके 2003 से हुँ, एक सपना हमने संजोया था। बट बदकिस्मती से किसी हिंदुस्तानी ने ही उसको जो है लालच देके या उसको किसी गलत तरीके से उसको मेरे से छीना। फिर मैं 8 साल जो है मैं बहुत अपने आप में एक तरह से मैं डिप्रेशन में चला गया था बीच में, और उसके हुँ, वजह से मेरी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आई। 2020 में मैं कैंसर से ग्रस्त हुआ हुँ, और हुँ, मैंने उस कैंसर से जो है लड़ाई लड़ी। फिर मैंने हुँ, अपने आप धीरे धीरे कर लिया है। तो ये जो मेरा करंट पार्टनर है, ये हुँ, मेरे जो है बाई चांस से एक तरह से मैं कुछ कंपोनेंट्स ढूंढ रहा था, उसमें जो है मेरे को इससे मुलाकात हुई, और इनसे जो है 6 महीने 8 महीने काम करने के बाद एक दूसरे की समझ हुई। हाँ, मैंने पिछले अपने जो है एक्सपीरियंस से यही सीखा कि पिछली बार मैंने लिखित में काम नहीं किया था, इसमें मैंने जो भी काम किया वो लिखित में काम किया है। तो हम लोगों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो है वो भगवान की अच्छा। दया से अभी तक जो है वो हो रही है। अच्छा, तो ये जो ये भी एक जैसे आपसे वो जानकारी मिलती रहती थी कि भई जैसे आपको आप बीमार रहे, तो अब हम्म, उससे उसमें भी बड़ी आपने हिम्मत की और उससे आप उभर आए। तो हम्म। वो भी एक समय गया हो, तो उस समय कौन मैनेज कर रहा था या आप समय निकाल लेते थे? नहीं, मैं नहीं समय निकाल पाया। मैं तो स्टेज 3.5 में ग्रस्त था और मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था अपने इलाज के लिए। मेरा अच्छा। बेटा है जो कि उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था, हुँ, इंजीनियरिंग हुँ, करके आया ही था। तो हुँ, उसने जो है इस कठिन समय में ये डिसीजन लिया कि मैं अपने खुद की नौकरी नहीं करूंगा या मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस नहीं करूंगा। उसने मेरे बिजनेस को संभाला, मेरे कंपनी को संभाला। 4 साल वो लगातार मैं ऑलमोस्ट 4 साल अपने आप को मैंने बहुत कन्फाइन कर लिया था। मैं बहुत कम वर्क फ्रॉम होम टाइप का था, जिसमें कि 6 महीने तो मैं बिल्कुल ही नहीं कंपनी में आया। तो मेरा बेटा जी। जो है वो इस पूरे ऑपरेशंस को संभाल रहा है, हुँ, और हुँ, जो डेवलपमेंट है, कस्टमर्स हैं, और बाहर हुँ, चाइना का जो तो अब हमने अपना अपना रोल डिफाइन कर लिया है। फैक्ट्री हुँ, की हुँ, मैन्युफैक्चरिंग मेरा बेटा देखता है, ऑपरेशंस की सारे कार्रवाई मेरा बेटा देखता है, और हुँ, नया हुँ। डेवलपमेंट, नया प्रोजेक्ट्स, नई चाइना का काम जो है वो मैं देख रहा हूँ। बहुत ही उत्तम, यानी कि ये समय भी और आपको संयोगवश मतलब भगवान की कृपा है कि आपके जो पुत्र है उन्होंने ये सारा काम सँभाल लिया और अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री का वो देख रहे हैं और बाकी बिज़नेस का और चाइना के साथ जो भी कुछ बातचीत है वो आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अनुभव कुल मिला के कैसा रहा? कोई आदमी सोचे कि भई मुझे भी चाइना में काम करना है, किसी भी फ़ील्ड में करना है, तो आप उसको क्या कहेंगे? कोई आपसे सलाह माँगे? मैं उसको यही कहूंगा कि चाइना में काम करना सच में बहुत आसान है। हुँ। आपके पास एक विल पावर होनी चाहिए और एक अच्छा वहां पे आपके पास सहयोगी होना चाहिए। हुँ, हुँ। देखिए पॉलिटिकल एंगल डिफरेंट है, अपन नहीं, जो है उसपे हम बात भी नहीं कर रहे, अभी हम तो हम उसमें बात प्योर भी नहीं करना बिज़नेस चाहते की। हैं। हाँ। लेकिन चाइना के लोग इतने सिंपल, इतने सीधे और इतने सरल हैं हुँ, कि शायद हम उनमें अभी हिंदुस्तानियों का या अपने कल्चर का लिए कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा जो हैं मित्रतापूर्ण लोग हैं। हम जो है गेस्ट को जो है बहुत मान सम्मान करने वाले हैं। लेकिन वो हुँ, लोग भी मेरे हिसाब से शायद जो है उनमें बहुत ज्यादा जो है बुद्धिज्म का कल्चर है,
उसकी वजह से बहुत नरम है वो लोग। देखिए हर फील्ड में आपको बुरे लोग मिलते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन जो अनुपात है अच्छे और बुरे का, उसमें अच्छे लोगों का अनुपात बहुत ज्यादा है चाइना में। बुरे लोग तो जो है, जैसे मैंने आपको अपनी खुद की कहानी बताई कि मेरे को भी एक जो है आखिर में एक बुरा मेरा साथ एक्सपीरियंस हुआ भी था, लेकिन उस सबको पीछे छोड़ के मुझे वहीं के लोगों ने वापस खड़ा किया है। तो अच्छा। चाइना में बिजनेस करना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। चाइना में बिजनेस करना बहुत आसान है। आप उनके साथ खुल के बात कीजिए, आप उनके साथ अपनी खुल के जो है अपना, आप अपना टारगेट प्राइस खुल के दीजिए। आप अपने, अगर आप छुपाएंगे कुछ या आप उनको चीट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको कुछ ऐसे जॉब या आपको कुछ बुरा एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन अगर आप उनके साथ बिल्कुल ओपनली बात करेंगे, अपना जो है चीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाइना से बढ़िया आपको बिजनेस करने का मौका जो है कहीं नहीं मिल सकता। तो पंकज, आपने यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ भी लोगों को आपने रखा हुआ है निश्चय ही। तो लेबर समस्या या मतलब लेबर रिलेशन या कि स्ट्राइक की कंडीशन या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, उसको कैसे कंपेयर करते हैं, उसमें आपका क्या अनुभव देखिए चाइना में लेबर का बिल्कुल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैंने 23 साल में किसी भी कंपनी में स्ट्राइक होते नहीं सुना। मैंने किसी भी बॉस को, किसी भी उद्यमी को, मेरे कम से कम 100 से 200 दोस्त हैं वहां पे जो उद्यमी हैं, किसी को है? मैंने ये कहते नहीं सुना कि मेरे इस लेबर से झगड़ा हुआ, मेरे जो है ये प्राइस। उनके गवर्नमेंट के रूल्स ही इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ना तो उद्यमी लेबर को चीट कर सकता है, ना ही लेबर जो है वो उद्यमी को चीट कर सकती है। सब अपना काम करते हैं, सब अपने में जो है मैंने। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट एजेंसीज इतनी है कि आपकी मशीन बंद ही नहीं होती। उस वजह से उनका प्रोडक्शन ज्यादा है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास सेम एग्जैक्टली सेम मशीन है जो मेरे दोस्तों के पास चाइना में है। सेम टेक्नोलॉजी है, सेम में पार्ट, सेम कटिंग टूल्स मैं चाइना से लेके आके यूज करता हूँ। जो मैं 8 घंटे में 8,000 पीस बनाता हूँ, वहां पे 8 घंटे में 14,000 पीस बनते हैं, उसी मशीन पे, उसी बेरिंग नंबर के, उसी तरह के। तो लेबर की तो कतई ही समस्या नहीं है। लेबर की तो किसी भी हालत में समस्या नहीं है। तो जो जैसे जो स्किल सेट है लोगों का जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं भारत में और चाइना में, एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज एन इंजीनियर, उसको आप कैसे मैप करते हैं, कैसे उसका 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 तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगा कि जो स्किल लेवल है, हैं? जी। देखिए वहां पे भी जो है तो जो आज से 20 साल पहले इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, या जो वहां पे 40 टू 55 ईयर्स की रेंज के जो वर्कर्स हो चुके हैं, वो हम्म। तो विद एक्सपीरियंस वो सीख चुके हैं। हम्म। और सबसे जो वहां पे एडवांटेजेस मुझे ये चीज लगी कि आप आज के दिन आपको कुछ नहीं आता और पता नहीं वो लोगों का, उनका स्किल सेट कैसे जो है मैनेज होता है। एक हफ्ते के बाद वही जो है ऑपरेटर, वही इंजीनियर जो है ऐसे शो करता है कि उसको सब कुछ सीख गया है। तो उनके जो ट्रेनिंग एजेंसीज हैं या ट्रेनिंग का जो उनका जो तरीका है, जो ट्रेनिंग के लिए जो एड्स हैं, एड्स का मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग, किसी को ट्रेन करने के लिए जो सहूलतें हैं, जो एग्जाम्पल्स वो देते हैं, या जिस तरह से उनको काम करने का मौका मिलता है, उस तरह से जो है वो उस की वजह से वहां पे लोग सीखते बहुत जल्दी। हम्म। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि वहां पे जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस क्या फ्लो हो, बिजनेस का फ्लो हो, वो बिजनेस के लोन्स हैं, बिजनेस क्या, हर तरह से जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी गलत कर लो और आपको, लॉज वहां पे बल्कि अपने से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और शायद इसी जी। वजह से उनको फॉलो करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहां पे भी जो है डिफॉल्ट्स होते हैं, वहां पे भी जो है कंपनीज जो हैं वो घाटे में जाती हाँ, ये हैं। सभी जगह होता होगा, सभी हाँ, जगह होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो है वो वहां पे अपॉर्चुनिटी और जिस तरह की इंडस्ट्री है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अब जाके जो है इंडिया में, मैं 2003 में जब पहली बार गया था, मुझे उसी समय वही 2 टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक के वहां पे दिखे थे।
और मैंने 2008 में अपने सीईओ को ये सजेशन दिया था, मेरे अभी लिखित में भी मेरे पास आज भी उसकी कॉपी है, कि अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनबीसी बेयरिंग्स अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्यों ना जाएं। और आज इतनी जनसंख्या होने के बावजूद और इतने पुराने समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स वहां पे होने के, अगर किसी के पास ऑडी या किसी के पास बीएमडब्ल्यू है तो उसके घर में भी एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक का है। आज वहां पे तकरीबन 2 करोड़ टू व्हीलर्स पर मंथ अभी भी सेल हो रहे हैं, जबकि पिछले 20 साल से लगातार सेल हो रहे हैं। और हम जो है यहाँ पे अभी अगर आपने पिछले महीने का फिगर देखा होगा तो 80,000 टोटल सब कंपनीज के मिला के 80,000 जो है टू व्हीलर जो है रजिस्टर्ड हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। इतना बड़ा गैप अभी भी अवेलेबल है। तो वहाँ जो कुछ भी करते हैं वो मास लेवल पे करते हैं। वो अगर उनको कोई चिप भी बनानी है तो वो जो है उसकी कंपनी जो है, मैं अभी बैटरी सेल बनाने की कंपनी में गया था, जिसका कि जो सीईओ जो था, जो ओनर था, वो आज से 10 साल पहले एक फाइनेंस में चार्टेड अकाउंटेंट था, और आज 10 साल के अंदर अंदर उसने एक 2000 करोड़ रुपए टर्नओवर की कंपनी खोल दी है। तो जो वो करते हैं वो मास लेवल पे करते हैं। वो छोटा मोटा काम करना जो है वो शायद जो है वो उनके अपॉर्चुनिटी है और उनकी मार्केट उनके पास खुद के पास। आज जो जैसे लोग कहते हैं कि चाइना में रिसेशन आ गया, चाइना में जो है उनके जो है फॉरेन ऑर्डर्स कम हुए हैं, डेफिनेटली फॉरेन का जो है इनफ्लो कम हुआ है, लेकिन उनकी खुद की खपत इतनी है कि उनको अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही मैं सपना जो है मैं इंडिया के लिए देख रहा हूँ। 140 करोड़ की जनता वहां पे है, 140 करोड़ की जनता इंडिया में है। अगर वो उतना इन हाउस कंजम्पशन जो है क्रिएट कर सकते हैं तो वो अपन क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब अपने पास समय आने वाला है, अपने पास समय है, अपने पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं। हमको सिर्फ जो है अपने आप को, जो सपोर्ट इंडस्ट्री है, मशीन टूल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो उनको जो है सपोर्ट करती है वो मशीन टूल इंडस्ट्री करती है। 23 साल में मैंने ऐसी ऐसी मशीनें देखी हैं जो कि बिल्कुल हाथ से काम कर रहे थे, जो फुली ऑटोमेशन वो कर चुके हैं। इस तरह का जो है जो भी अगर अपॉर्चुनिटीज अपने को इंडिया में मिलती हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है उसका फायदा होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आपने विस्तृत अपना अनुभव है और बड़े मन से और आपने समझा। अच्छा, दूसरा जैसे एक बात ये होती है कि भाई वहां भी आपको बिजनेस लोन बैंक से लेना होता होगा, तो भारत में और वहां पे उसका जो इंटरेस्ट में वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहां पे जो है आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली जो है वो 5.8% तक आपको जो है अच्छा लोन मिल सकता जाता है, यानी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी सब कंडीशंस ऑलमोस्ट इंडिया जैसी हैं। मॉर्गेज आपको करना पड़ता है, आपको हाँ, जो वो है ठीक है, वो था। सब चीजें, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5.8% जो है टर्म लोन और बिजनेस लोन आपको और भारत में कितना दे रहे हैं आप? भारत में तो 8.5 9 9.5 कुछ भी आप जो है, मतलब 3-4% का फर्क है 3% का जो है डिफरेंस तो है। ये वैल्यू एडिशन में और उसका एक एक मुख्य हाँ माधव जी, मैं एक चीज आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ बताइए, कि बताइए, सबसे बताइए। ज्यादा मुझे जो वहां पे सीखने को मिला, जो कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर भारतीय जो अपना एक मेंटेलिटी है कि हम हर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपना 20% बोलते हैं, वो जीपी जो है वो कैलकुलेट करके चलता है। तो मान लीजिए जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेके अगर आपको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बीच में 4 लोग हैं, तो चारों 20-20% अगर अपना प्रॉफिट रखने लग गए, तो जो स्टील से लेके फाइनल कंपोनेंट तक 80% तो जो है आपका प्रॉफिट हो गया। तो अपने आप जो है कीमत जो आपको बढ़नी है। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा स्टील जो है 20% महंगा है, वो सिर्फ इसी वजह से महंगा है। चाइना में जो मैंने चीज सीखी है, वो वहां पे 5% अगर उनका जीपी हो जाता है तो वो अपने आप को राजा मानते हैं। तो अगर मान लो वही 4 लोग अगर 5% अगर अपना प्रॉफिट लेके चलेंगे, तो एंड यूजर को वो जो है सिर्फ टोटलिटी में उसको 20% जो है रॉ मटेरियल से 20% आपको प्रॉफिट में आपको चीज मिलेगी। ये कारण है वहां के जो है वो सस्ता होने का। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी तो इसमें रोल होगा, वही मतलब। इकोनॉमी ऑफ स्केल का रोल तो है ही है, डेफिनेटली जो है उनको जो 5% जो उनकी स्केल इतनी ज्यादा है कि उनको प्रॉफिट जो है, अगर मान लो किसी को 100 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, तो उसको जो है उसको पास इतना वॉल्यूम है कि उसको जो 20% की अपने आप आवश्यकता ही नहीं पड़ती है उसको। भाई जो भी बात हो, चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री तो है ही और बन ही चुका था, और इन्हीं कारणों से बन चुका था शायद। हाँ जी।
तो आगे के आपके क्या विचार रहेंगे, आगे के क्या प्लान रहेंगे? जो इंडिया चाइना कोई बिजनेस, कोई ब्यूरो है, कोई ग्रुप है, उसके आप मेंबर हैं, वहां से नहीं, मैं कोई कुछ नहीं, आदमी मैं चाइना सब कुछ में? अपने इंडिविजुअल स्तर पे किया है। मैं कोई किसी अच्छा। का ग्रुप में आज तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना कभी मैं ग्रुप टूर में कभी गया हूँ मेरा। अच्छा। और लेकिन अब मेरा जो सपना जो आगे आने वाला है, मुझे अपनी कंपनी को अगले 4 साल में 100 करोड़, अभी मेरा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए का है, मुझे जो जी। अगले 4 साल में इसको 100 करोड़ तक लेके जाना है, और अगले 10 साल में इसको 1000 करोड़ तक लेके जाना है, जिसमें कि मैं वेरी इलेक्ट्रिक गुड, स्कूटर में वेरी भी गुड। जो है मैं एंटर कर रहा हूँ। उसमें मैंने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दो कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, और बेरिंग इंडस्ट्री में मैंने फिनिश बेरिंग का मैंने एक प्लांट का मैंने जो है प्रोजेक्ट बनाया है, एक मैंने जो है अपने फोर्जिंग का प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस तरह से जो है सपने हैं, और इस बार जो है सपनों को पूरा करने के लिए मैं और मेरा बेटा, हम लोग जो हैं दोनों मिलके इस पूरी तमन्ना के साथ और पूरे अपने तन मन धन के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए एकाग्र हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चयी जो आपका हौसला है, जो आपकी इनिशिएटिव है, जो आपके मतलब जो क्षमताएँ हैं, और क्रॉस कल्चरल जो काम करने, भारत और चीन के बीच में काम करने में जो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिला है, और फिर इंटरपर्सनल रिलेशन की आप वैल्यू समझते हो, उसी के कारण आप वहाँ पार्टनर खोज पाए, उसी के कारण आप वहाँ से काम कर रहे हैं, और आपने बीच में कहाँ वैल्यू एडिशन करना है, आपने उसको, और यही यही जो है वो एक उद्यमी का काम होता है। और आप कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपने जो ये बताया कि जो बुलेट ट्रेन है या कि हाई स्पीड ट्रेन है, उनकी क्या एडवांटेज है कि जो सबसे प्रोडक्टिव लोग हैं, यानी कि वो जो एक तंत्र है उसको वो लोग चलाते हैं, वो अपने आप नहीं चलता। उनका समय बड़ा कीमती है, और अगर ट्रैवल में मतलब यात्राओं में समय कम लगेगा तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी चीन में 45,000 किलोमीटर जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत हुई है बड़े लंबे समय के बाद में। तो ये कुछ लक्षण तो हैं कि यहाँ भी सुधरेगा। तो बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद जी। पंकज गुप्ता, आप आए, और आप एक इंजीनियर भी हैं, उद्यमी भी हैं, और आपने चाइना में जाके काम कर रहे हैं। आप बीच में स्वास्थ्य की भी आपको समस्या आ रही है, लेकिन आपने कुछ और भी हुए जो कि व्यापारी के साथ होते हैं। और लेकिन फिर भी आपने एक जो है वो अपना एक स्थान विशेष आपने बनाया है। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए आपकी प्रेरणा के स्रोत होंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कभी फिर इसी विषय में, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग के विषय में या किसी रिलेटेड विषय में, और चीन के बारे में भी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपका धन्यवाद पंकज गुप्ता। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए और आपसे याद वापस जुड़ने के लिए। आपका नहीं, ये बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको याद है काफ़ी साल हो गए, मैं आपकी फैक्ट्री में आया था मेरे हाँ, ख्याल मुझे 2-3। याद है सोलर का प्रोजेक्ट आपने मेरे को हाँ, सजेस्ट हाँ, किया था। उसमें भी हाँ। मुझे जाना है। उसके लिए मैं आपसे अलग से बाद में बात करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि जो है बिल्कुल, बिल्कुल, सोलर के बारे में जाइए, अपन बात करेंगे। और आपने समय निकाला अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि आप भारत में भी व्यापार कर रहे हैं, साथ में चाइना में आपकी फैक्ट्री चल रही है। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू वेरी मच पंकज गुप्ता। विल मीट थैंक यू अगेन। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। तो हमने बातचीत की एक इंजीनियर उद्यमी श्री पंकज गुप्ता से, जो कि जयपुर में, जिन्होंने नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एनईआई में बेयरिंग डिजाइन और मेथड इंजीनियरिंग में काम किया, और उसके बाद के अंदर उन्होंने बेयरिंग के रेस मैन्युफैक्चरिंग जयपुर में आरंभ की। अब इनकी एक फैक्ट्री चाइना में भी है, और ये करीब 49-50 बार चीन जा चुके हैं। तो और वहाँ की उनके अनुभव, व्यापार के अनुभव और दूसरे अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।
हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।